यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य के बारे में। राज्य है, राजा और प्राचीन गणराज्य किस तरीके से होते हैं, प्राचीन गणराज्यों के बारे में बताया गया है। तो चुनाव के दिन की हम बात करते हैं। चुनाव के दिन में क्या हो रहा था, जब संकरण उठा था तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं और दरअसल वे क्या कर रहे थे, चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम आपको शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, यानी कि हम हैं वो अपने शासक जो हमारे ऊपर शासन करते हैं उनका चुनाव करने के लिए हम जा रहे हैं। तो कुछ लोग शासक कैसे बने इसके बारे में हम बात करें तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव है मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, तो हमने ये देखा है कि कुछ राजा हैं संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। जो कुछ राजा होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। ये हमने देखा है, जो 50 साल पहले की बात है। और परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में वो प्रतिष्ठित हो गए हैं। अश्वमेध यज्ञ है एक ऐसी अश्वमेध जो यज्ञ है वो ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर उसको घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ जो है विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जो भी पुरोहित थे उनको सम्मान दिया जाता था और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या वाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सभ्य संबंधी खासकर उनकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ करके यज्ञ को पूरी तरीके से प्रक्रिया को यहाँ पर देखना पड़ता। राजा के ऊपर है पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ में अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग है उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल किया गया है। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या है, तो वर्ण है इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ हैं रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद के बाद में रचे गए हैं उन्हें हम उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और अन्य ग्रंथ भी यहाँ पर है शामिल है। पुरोहितों के द्वारा जो रचित है इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकार और भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं और उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण जो था वो ब्राह्मणों का था, उसका काम वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ कराना था, फिर जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का जिन्हें हम क्षत्रिय कहते थे, उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और फिर तीसरे स्थान पर विष यानी वैश्य आते थे और इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त थे और वर्णों में अंतिम स्थान है वो शूद्रों का था और इसका काम इन 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था और प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया है और महिलाओं तथा शूद्रों को
वेदों के अध्ययन का अधिकार यहाँ पर नहीं था। अगर हम बात करें पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण है वो जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, कुछ शिकारी थे, कुछ भोजन संग्राहक भी शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। और इन लोगों से जो संपर्क है वो अपवित्र माना जाता था। जो शूद्रों से जो संपर्क किया जाता था वो पहले के समय पर अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग हैं जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं करते मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग हैं व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार है वो सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। फिर बात करते हैं हम, जैसे कि ये पात्र जो दिखाया गया है ये चित्रित दूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ भी हमें मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं और शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए इस तरह के पात्रों का इस्तेमाल है किया जाता था। अगर हम बात करें जनपद की, तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाते थे। और जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जन के बसने की जगह होता है, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं वो जनपद होता है, जन के बसने की जगह। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं कहाँ कहाँ पर लोग बसते थे। और इसमें यहाँ पर पुरातात्विदों ने, जैसे ये महत्वपूर्ण जनपद जैसे तक्षशिला हो गया, ये यहाँ पर तक्षशिला है। और नदियों के बारे में बताया गया है यहाँ पर, कौसंबी अभिलेख भी मिला है यहाँ पर। ये हस्तिनापुर है जनपद है, वैशाली जनपद है, मगध जनपद है। तो ये जनपदों को यहाँ पर बताया गया है। उज्जैन है, उज्जैन भी जनपद था। अब इसमें हम देखें, पुरातात्विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला मिला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, तो दिल्ली में यहाँ पर पुराना किला मिला है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में ये हस्तिनापुर जो है यहाँ पर दिखा रखा है, हस्तिनापुर पांचाल। और एटा के पास में अतरंजी खेड़ा है, तो यहाँ पर अतरंजी खेड़ा है एटा के पास में। और हम देखें अतरंजी खेड़ा प्रमुख है, खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों व अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल है लोग उगाते थे। तो यहाँ पर हम देखें कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट होता है, बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में बनाए जाते थे। अगर हम महाजनपद की बात करें तो महाजनपद है वो करीब कब से है, 2500 साल पहले की बात है। कुछ जनपद हैं अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और मानचित्र में हम देखें, इस मानचित्र में महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसे कि महाजनपद उज्जैन हो गया, कौसंबी हो गया, तक्षशिला हो गया, वैशाली हो गया, मगध हो गया, ये महाजनपद हैं। और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई है, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई गई है। और ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर करके अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का यहाँ पर निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके क्या करते थे, वो अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। और इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की यहाँ पर आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का यहाँ पर इंतजाम करना पड़ता था। और क्या करते थे, स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया है।
और इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ती होगी। अब राजा है सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन दे करके पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों यानी कि हम कह सकते हैं कुछ भुगतान है वो आहत सिक्कों के रूप में भी दिया जाता था। और इन सिक्कों के बारे में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके के सिक्के थे। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस तरीके से भिन्न है। दो अंतर बता सकते हैं कि यहाँ पर किले बनाते थे। महाजनपदों के जो राजा हैं वो क्या आते थे, मतलब कि उनका पुत्र ही शासक बनता था, या महाजनपदों के जो राजा हैं वहाँ पर जनता उनको चुनती थी। इस तरीके के अंतर हम बता सकते हैं। तो कौशाम्बी किले की दीवार का हम यहाँ पर अगर चित्र देखें तो ये जो चित्र है ये कौशाम्बी जिले की दीवार का चित्र है ये। और यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में ये चित्र मिला है और ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण है संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अगर कर की बात करें, जो कर लिया जाता था वो कर किस तरीके से लिया जाता था। तो यहाँ पर कर है महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों को समय समय पर नए उपहारों पर निर्भर न रह करके नियमित रूप से उनको कर वसूलने पड़ते थे। तो जब वो कर वसूलते थे तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। जो फसलों पर जो कर लगाए जाते थे वो प्राय उपज का क्या होता था, फसलों पर जो कर लगाए जाते थे वो उपज का 1/6 होता था। यानी उपज का 1/6 हिस्सा है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे हम भाग कहते हैं। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में यहाँ पर कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी यहाँ पर कर देना पड़ता था। जो भी लोग व्यापारी थे उनको सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर जो कर देना पड़ता था उसमें आखेटक और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं यहाँ पर देखनी पड़ती थी। जो भी आखेटक थे और जो भी संग्राहक थे उनको जंगल से प्राप्त वस्तुएं यहाँ पर देनी पड़ती थी। फिर हम बात कर दें कृषि में परिवर्तन की। क्या है कृषि में परिवर्तन? कृषि में परिवर्तन की बात करें तो इस युग में जो परिवर्तन हुआ है कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए हैं। और हल्के फाल यानी अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की हाल से या लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया और खेतों में बीज छिड़क करके धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार करके उनका रोपण किया जाता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे यहाँ पर जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी यहाँ पर ज़्यादा होने लगी थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता था और ये काम ज़्यादातर क्या है दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर यहाँ पर करते थे। तो यहाँ पर क्या हम बता सकते हैं कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते थे। जो परिवर्तन हो रहे थे उनको राजा प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर परिवर्तनों को प्रोत्साहन देंगे तो उतना वो काम यहाँ पर नहीं करेंगे। सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें, अगर मगध की बात करें, मगध में जो निरीक्षण चल रहा था, जैसे ये मगध है हमारा, इसमें सूक्ष्म निरीक्षण हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर के बहती हैं। यहाँ पर हम देखें गंगा नदी भी इधर से बहती है और सोन नदी भी इधर से बहती है। ये सोन नदी है मगध से, तो गंगा और सोन नदी है। ये ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो मगध से बहती हैं या मगध से होकर के ये गुजरती हैं। अब जब ये नदियां इनसे गुजरती होते हैं तो इनका क्या फायदा है, ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा है जंगलों से भरा पड़ा था और जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ करके उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में काम में लाया जाता था। और यहीं पर जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने की लकड़ी भी यहाँ पर मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अश्व की खादानें भी थी। जो मगध वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या थी, लोहे अश्व की खादानें भी, जो खादान होती हैं तो लोहे अश्व की खादान भी थी।
और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। तो इसलिए मगध है यहाँ पर शक्तिशाली शासक बना, या मगध है वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, एक तो बिंबिसार और एक अजातशत्रु। मगध में कौन कौन शासक हुए हैं? एक तो बिंबिसार है, बिंबिसार, और एक है अजातशत्रु। ये दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापदम नंद जो है, महापदम नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, और उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था, और बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी यहाँ पर बनी रही है। जो बिहार में राजगृह है वो आधुनिक राजगीर है, वो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही है, और बाद में पाटलिपुत्र को यहाँ पर राजधानी बनाया गया है। जो आज का पटना है पाटलिपुत्र, उसको बाद में राजधानी बनाया गया है। 2300 सालों से पहले की बात है। अगर 2300 साल से पहले की अगर हम बात करते हैं, 2300 साल, तो 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा है सिकंदर, विश्व विजय करना चाहता था। तो ये एक 2300 साल पहले मैसिडोनिया का एक राजा है, वो है सिकंदर, और ये सिकंदर है 2300 साल पहले विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक वो पहुंच गया। अब भारतीय उपमहाद्वीप में हम देखें कि जो व्यास नदी है यहाँ तक आ गया था, ये व्यास नदी है, यहाँ पर ये व्यास नदी तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, जैसे ही वो मगध की तरफ यहाँ पर कूच करना चाह रहा है इधर, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास में पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में क्या अंतर दिखता है। वज्र की अगर बात करें, वज्र क्या है? ये मगध के बाद में आता है वज्र, ये वज्र है यहाँ पर, ये वज्र। तो यहाँ पर हम देखा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक में ही एक राज्य है वज्र, जिसकी राजधानी है वैशाली, यानी बिहार थी इसकी राजधानी। वज्र की जो राजधानी है वैशाली, ये थी बिहार में, ये इसकी राजधानी थी। और यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे हम गण या संघ कहते हैं। यहाँ पर गण का प्रयोग है कई सदस्यों वाले समूह के लिए होता है, और संघ है, संघ का मतलब संगठन होता है, सभा होता है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, अलग किस्म की जो शासन व्यवस्था थी जिसे हम गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते हैं, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति है राजा कहलाता है। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते हैं। सभाओं में बैठ करके ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर के चर्चाएं करते हैं। स्त्रियां, दास और कम्बकार के इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते। स्त्रियां हैं वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते, दास है वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते, और कामकार हैं जो काम करने वाले हैं वो भी इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते। और बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं। अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध भी गण से संबंधित या संघ से संबंधित है, और महावीर भी गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन हमें मिलता है। वज्र जो है, वज्र संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। जो वज्र संघ का जो वर्णन दिया गया है वो दीर्घ निकाय से लिया गया है, और दीर्घ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्र संघ की अगर हम बात करें तो अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जैसे हमारा ये हम देखें, ये अजातशत्रु है, वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री जो वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा क्या कि वज्र की सभाएं नियमित रूप से होती हैं, तो उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, और शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने और जाने पर कोई रोक यहाँ पर नहीं लगाएंगे।
कई शक्तिशाली राजा हैं इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा है और उसके बाद में गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया है। अब हम बात करें यूनान और एथेंस को। अगर हम देखते हैं एटलस में, किसको देखते हैं? यूनान और एथेंस। तो यूनान और एथेंस है लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। और यह व्यवस्था जो है लगभग 200 साल तक चली है। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा के सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था, जो भी औरत थी। और व्यापारी और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार यहाँ पर नहीं मिले थे। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि राजा क्या होता है, अश्वमेध, वर्णन, महाजनपद क्या होता है, किलेबंदी, सेना या पौधरोपण, जनतंत्र क्या है, तो इनके बारे में हम बात कर सकते हैं।